नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी का वीडियो पार्ट 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों, प्रश्न यह है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी है दोस्तों वित्त विधेयक, सी में है साधारण विधेयक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी साधारण विधेयक। यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है, जिसका वर्णन है जो कि अनुच्छेद 108 में किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है साथियों? इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य, या ऑप्शन बी में है लोकसभा का, पंजाब विधानसभा का, या फिर राजस्थान विधानसभा का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्यसभा का। यानी पंजाब से जो निर्दलीय राज्यसभा सांसद ब्रजिंदर सिंह हमदर्द को इनकी सदस्यता से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित थे। ये पहले सांसद है जिन्हें नवंबर 2000 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाते हैं, यानी यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं, तो सदन की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? ऑप्शन है सदन द्वारा नामित सदस्य, या फिर लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, या सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। ऑप्शन डी है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। यानी लोकसभा अध्यक्ष सदन की जो बैठकों की अध्यक्षता एवं सदन का कार्यवाही का संचालन करता है, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों पदाधिकारी अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। तो साथियों, आशा करता हूं इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन ए सरकार में विश्वास खो देता है, ऑप्शन बी है दोस्तों लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, ऑप्शन सी है दोस्तों किसी मामले तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ऑप्शन डी है दोस्तों मंत्रिमंडल को सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी किसी मामले तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। इसलिए संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। इसलिए चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। संघीय संसद राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। तो इसके लिए साथियों आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनको सावधानी पूर्वक पढ़ के इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पहला कथन है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा कथन है दोस्तों संबंधित राज्य की सहमति से। और तीसरा कथन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। और डी ऑप्शन है दोस्तों चौथा कथन है हमारा राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव है जो कि पारित करें। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3
और उसके बाद में है 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी चारों कथन सही है। अनुच्छेद 353 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के अधीन 2 या 2 से फिर अधिक राज्यों की सहमति से उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तथा अनुच्छेद 249 यानी आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन, धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित किया जाता है। बी ऑप्शन, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूर्व स्थापित किया जा सकता है। सी में है धन विधेयक लोकसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। और डी ऑप्शन है दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि धन विधेयक है जो कि लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 यानी संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक है जो कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर अपनी जो सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देनी होगी और इस धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पूर्व स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। बी ऑप्शन, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। सी में है सदनों का 2/3 बहुमत और डी में है दोस्तों सदनों का पूर्ण बहुमत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। यानी अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा यानी जिसकी अध्यक्षता जो कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ है। पहला कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और दूसरा कथन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। दोस्तों तीसरा कथन है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से अपना आंसर चुनिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1, 4 और 3, 4 या फिर 1, 2 या फिर केवल 4। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल और केवल 4। यानी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो कि धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन कर से संबंधित उपबंध या फिर उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध या फिर सी ऑप्शन है दोस्तों संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। डी ऑप्शन जुर्माने या फिर अर्थदंड से संबंधित उपबंध। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है जिसके तहत
कर से संबंधित उपबंध उधार लेने के लिए यानी उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षक से संबंधित जो उपबंध शामिल है, लेकिन जुर्माने या फिर अर्थदंड से संबंधित उपबंध को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलीन है, यानी कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय है जो कि अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे ऑप्शन ए केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन बी में संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन सी है दोस्तों केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, डी में है केवल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कोई विधेयक है जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट है कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और यह साधारण विधेयक की तरह प्रयोग में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि इनमें से कौन है जो कि भारत में कानूनों को बनाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सी में है दोस्तों राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, और डी ऑप्शन है राज्य लोकसभा और राज्यसभा। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। यानी जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो वह तब तक कानून या फिर अधिनियम बनता है जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी न दे। अर्थात भारत में जो कानून राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों द्वारा ही बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष का भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, या फिर दूसरा कथन है दोस्तों 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है दोस्तों केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कथन 1 सही है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला दिया गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान को 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा जो प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की जो परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन सरकारी आश्वासनों की संबंधी समिति, ऑप्शन बी है दोस्तों अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, या सी में है नियम समिति, या फिर कार्य सलाहकार बिजनेस एडवाइजरी समिति। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। यानी सभापति द्वारा नाम निर्देशित 15 सदस्यों की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की है कि परिनिरीक्षा करने और राज्यसभा को ये प्रतिवेदित करने के लिए होती है कि क्या नियमों और विनियमों, उपविधियों, योजनाओं तथा अन्य जो परिनियत संलेखों को बनाने के संविधान द्वारा प्रदत्त या फिर संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग यथास्थिति उस जो परिधान या फिर प्रत्यायोजन के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह रहा आपके स्क्रीन पे। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन, उसके पास वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है।
तीसरा कथन है अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकारी होगा। उपयुक्त कथनों में से आपको राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन केवल 1, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। यानी भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद की नियुक्ति कर सकते हैं। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो हम नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।